के साथ वागीशा और मोदी कैबिनेट का काउंटडाउन शुरू हो गया है। जी हां, केंद्रीय कैबिनेट में बदलाव की कयावत अंतिम चरण में है। लिस्ट लगभग फाइनल हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुरुवार तक सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। सोमवार को पीएम मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के संगठन महामंत्री बीएल संतोष के साथ बैठक की। रिपोर्ट्स के अनुसार कई घंटों तक चली इस मुलाकात में कैबिनेट विस्तार को अंतिम रूप दिया गया। अगर फेरबदल होता है तो 2019 में दूसरी बार चुन कर आने के बाद यह पहला मौका होगा जब मोदी कैबिनेट का विस्तार करेंगे। नारायण राणे को दिल्ली बुलाया गया है। असम के पूर्व सीएम सर्बानंद सोनोवाल को भी दिल्ली बुलाया गया है। बीजेपी चीफ जेपी नड्डा के आज शाम हिमाचल से लौटने का इंतजार है। इसके बाद संगठन महामंत्री बीएल संतोष के जरिए नेताओं को फोन किया जाएगा और उन्हें नड्डा के ऑफिस में आने को कहा जाएगा। मौजूदा मंत्रिपरिषद में कुल 53 मंत्री है। नियमानुसार अधिकतम मंत्रियों की संख्या 81 हो सकती है। कई नामों की चर्चा खूब है, खासतौर से उन 5 राज्यों के नेताओं के जहां अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। चलिए, मंत्रिपरिषद में किन किन को जगह मिल सकती है उनके नाम हम आपको बताते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि एक बड़ा चेहरा है, जिन्होंने मध्य प्रदेश की सत्ता पलटने में अपनी एक अहम भूमिका निभाई है। जी हाँ, सर्बानंद सोनोवाल, जो कि असम के पूर्व मुख्यमंत्री है, उनका भी एक बड़ा योगदान, ये कहें कि अहम भूमिका असम में जीत दिलाने को लेकर रही है। बात करें तो कद्दावर नेता वरुण गांधी का भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में नाम आ सकता है। ये 3 नाम जो कि केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट शुरू होने के साथ ही चर्चा में आ गए थे। सिंधिया ने जिस तरह मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार गिराने और बाद में उपचुनाव जुटाने में भूमिका निभाई, उसका फल उन्हें केंद्रीय मंत्री की कुर्सी के रूप में मिल सकता है। सिंधिया आज ही दिल्ली लौट रहे हैं। सोनोवाल ने हेमंत बिस्वा शर्मा के लिए असम के मुख्यमंत्री का पद छोड़ दिया। इसके बाद अटकलें लगने लगी थी कि उन्हें दिल्ली भेजा जाएगा। असम में पार्टी के भीतर किसी तरह की खींचतान न शुरू हो, इसके लिए भी सोनोवाल को केंद्र में जगह देने की पूरी तैयारी है। वे राज्यसभा के जरिए संसद पहुंच सकते हैं। अपने आक्रामक तेवरों के लिए मशहूर वरुण गांधी को भी केंद्रीय कैबिनेट में जगह दी जा सकती है। गांधी उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से सांसद है, जहां अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में यूपी के कोटे से वरुण को मोदी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। पिछले साल लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान का निधन हो गया था। पार्टी 2 गुटों में बटी हुई है। एक धड़ा उनके भाई पशुपति पारस के साथ है और दूसरा बेटे चिराग पासवान के। चर्चा तेज है कि पासवान की जगह पशुपति पारस को केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शामिल किया जा सकता है। वहीं बात करें बिहार की, तो बिहार से एक और नेता का नाम चल रहा है, पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का। उन्हें बिहार में सत्ता के बाहर कर दिया गया था। अब केंद्र में उन्हें जगह मिल सकती है। जेडीयू कोटे से भी 1-2 मंत्री बन सकते हैं। हालांकि नीतीश चाहते हैं कि एक काबीना मंत्री और 2 राज्य मंत्री उनकी पार्टी से हो। जेडीयू के नेता आरसीपी सिंह आज दिल्ली आ रहे हैं। सिंह के अलावा संतोष कुमार का नाम भी चल रहा है। राजस्थान में जन्मे मगर बिहार में अपना जलवा दिखाने वाले भूपेंद्र यादव को भी मंत्री बनाया जा सकता है। बिहार में बीजेपी की सफलता के पीछे यादव को अहम कारण माना जाता है। संगठन के काम में माहिर यादव को बतौर मंत्री भी परखा जा सकता है। तो ये नाम जो कि कैबिनेट मंत्री की लिस्ट में लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं। सबसे बड़ा नाम और सबसे पहला नाम सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया का है, जिन्हें विभाग दिया जा सकता है। चलिए बात करें तो 7 राज्यों को मिले हैं नए राज्यपाल। थावरचंद गहलोत कर्नाटक के नए राज्यपाल बने हैं। गहलोत मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे हैं। गहलोत सरकार 1962 से 1977 तक संघ के सदस्य रहे। गहलोत मध्य प्रदेश की शाजापुर लोकसभा सीट से 4 बार सांसद रह चुके हैं। थावरचंद गहलोत को 2 बार राज्यसभा के लिए चुना गया है। वहीं बात करें तो थावरचंद गहलोत मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे हैं। चलिए बात करें रमेश बैस की, तो रमेश बैस झारखंड के नए राज्यपाल होंगे। छत्तीसगढ़ के रायपुर से सांसद रह चुके हैं रमेश बैस। वहीं बात करें तो रमेश बैस 7 बार सांसद रह चुके हैं। रमेश
बेस ने पार्षद से अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी। 1980 से 1984 तक मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य भी थे। इनके पहले रमेश बेस त्रिपुरा में थे। चलिए बात करें तो मंगूबाई छगन भाई को मध्य प्रदेश के नए राज्यपाल का दर्जा मिला है। एमपी के 19वें राज्यपाल बने हैं मंगूभाई छगन भाई पटेल। मंगूभाई पटेल गुजरात के नवसारी से 5 बार विधायक रहे। मोदी कैबिनेट में वन एवं पर्यावरण मंत्री भी रह चुके हैं। मंगूभाई 2014 में गुजरात विधानसभा के कार्यवाहक अध्यक्ष रहे मंगूभाई छगन भाई। और इसी के साथ पीएम मोदी का काफी करीबी भी उन्हें माना जाता है। अब बात करें बंडारू दत्तात्रेय की, तो हरियाणा के नए राज्यपाल होंगे वे। बंडारू दत्तात्रेय ने अपना राजनीतिक करियर संघ प्रमुख के तौर पर शुरू किया। वहीं बात करें तो बंडारू 1991 में 10वीं लोकसभा के लिए चुने गए थे। दत्तात्रेय अब वहां के राज्यपाल होंगे। वहीं बात करें सत्यदेव नारायण की, तो उन्हें त्रिपुरा का राज्यपाल बनाया गया है। इसके पहले हरियाणा के राज्यपाल थे सत्यदेव नारायण बिहार के नालंदा के रहने वाले हैं। सत्यनारायण राजगीर विधानसभा से 8 बार विधायक रहे हैं और अब वे राज्यपाल होंगे हरियाणा के। चलिए बात करें तो पीएस श्रीधरन पिल्लई जो कि गोवा के नए राज्यपाल होंगे। कैबिनेट विस्तार से पहले ये नाम जो कि राज्यपाल की लिस्ट में शामिल हुए हैं। पिल्लई इसके पहले मिजोरम के राज्यपाल रहे हैं। इमरजेंसी में इंदिरा गांधी के खिलाफ पिल्लई ने आवाज उठाई थी। पिल्लई ने संगठन में खूब काम किया है। वहीं बात करें तो राजेंद्र विश्वनाथ अलेरकर हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल होंगे। गोवा विधानसभा के पूर्व स्पीकर रहे राजेंद्र विश्वनाथ अलेरकर अब हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल होंगे। बचपन से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े रहे हैं अलेरकर। वहीं बात करें तो अलेरकर ने गोवा को देश की पहली पेपरलेस विधानसभा बनाया था। वहीं बात करें तो 2012 से 2015 तक वे पूर्व स्पीकर रहे। और चलिए इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ कमलेश चौबे जुड़ गए हैं। लेकिन आपको बता दें मोदी कैबिनेट की सुबगाहट तो तेज हो ही गई थी, लेकिन मोदी कैबिनेट के पहले एक बड़ा फैसला लिया गया जिसमें थावरचंद गहलोत को मंत्री पद से हटाकर कर्नाटक का राज्यपाल बनाया गया। और वहीं बात करें तो अब 2 से 3 दिन में कैबिनेट विस्तार हो सकता है। ऐसे में 7 जगहों के राज्यपाल बदले गए हैं। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए कमलेश जुड़े हुए हैं। कमलेश, बात करें तो मोदी कैबिनेट का विस्तार आज होने वाला था, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर मिलती है कि 7 राज्यों में राज्यपाल बदले गए हैं। उसी में से बात करें तो थावरचंद गहलोत को कर्नाटक का राज्यपाल बनाया गया, तो वहीं दूसरी ओर बात करें तो रमेश बेस को भी झारखंड का राज्यपाल बनाया गया है। तो ये एक बड़ा फेरबदल कैबिनेट से पहले ही हमको देखने को मिला है। बाकी से राज्यपालों की नियुक्ति और उनके प्रभार में फेरबदल स्वाभाविक प्रक्रिया के साथ होता ही रहता है। 2018 के बाद से जिन राज्यपालों को बदला गया उन्हें बदले गए थे। आज जिन 8 नए राज्यपालों की नियुक्ति हुई, इनमें से 8 में से 4 का ट्रांसफर हुआ है और 4 नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। इनमें से बात मध्य प्रदेश की करें तो थावरचंद गहलोत जो दलित नेता हैं, 2014 में नरेंद्र मोदी जब पहली बार प्रधानमंत्री बने तब उनको सोशल मिनिस्टर बनाया गया, तब से इसी पद पर रहे। उनको कर्नाटक का राज्यपाल बनाया गया। इसके पीछे कहीं न कहीं मध्य प्रदेश के कोटे से मंत्रिमंडल में एक जगह खाली की गई है। इसके पहले मध्य प्रदेश से 4 मंत्री थे, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, थावरचंद गहलोत और फग्गन सिंह कुलस्ते। माना जा रहा है कि थावरचंद गहलोत की जगह सिंधिया को मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है और 1-2 चेहरे और मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। इनमें कैलाश विजयवर्गीय का भी नाम चर्चा में आ रहा है। जबलपुर से सांसद राकेश सिंह का भी नाम सामने आ रहा है। कमलेश, बात करें तो अब कैबिनेट को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। ऐसे में कई चेहरे हैं जो लगातार हमारे सामने देखने को हमें मिल रहे हैं। कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश से ज्योतिरादित्य सिंधिया तो कैबिनेट में होंगे ही, लेकिन उनके साथ सांसद राकेश सिंह की भी चर्चा जोरों पर है। अभी सर मोदी कैबिनेट में तमाम शहरों के नाम चल रहे हैं। पूरे देश के उन राज्यों को खासकर फोकस किया जा रहा है जहाँ आने वाले समय में चुनाव होने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक स्तर पर मजबूती चाहता है। मध्य प्रदेश से ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम तो लगभग तय ही है। सत्ता पलटकर भाजपा की सरकार बनाने वाले सिंधिया
ताजपोशी पहले ही हो जाती अगर कोरोना काल नहीं होता। कोरोना काल के चलते मंत्रिमंडल विस्तार टला और अब जब मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है तो उनका स्थान तय है और ये भी माना जा रहा है कि उनको अहम मंत्रालय मिल सकता है। चर्चा ये है कि उनको रेल मंत्रालय सौंपा जा सकता है। बाकी नामों की बात करें तो राकेश सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। उनकी अगुवाई में चुनाव लड़े गए, इसमें भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिली। 4 बार के सांसद हैं, इस लिहाज से उनका भी नाम चल रहा है। चर्चा में नाम कैलाश विजयवर्गीय का भी राजनीतिक हलकों से आ रहा था कि उन्होंने संगठन के लिए जिस तरह काम किया, पश्चिम बंगाल में भले ही अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाई थी, लेकिन जिस तरह उन्होंने ममता बनर्जी के खिलाफ, टीएमसी के खिलाफ मोर्चा संभाला, उनको केंद्र में भेजा जा सकता है। लेकिन अगर कंफर्म नामों की बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम तो लगभग आप कंफर्म में मानकर चलिए। राकेश सिंह होंगे, कैलाश विजयवर्गीय होंगे, और कौन से नाम आ सकते हैं इन पर अभी स्पष्ट तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। एक चर्चा ये भी है कि मंत्रिमंडल का विस्तार व्यापक होगा। मोदी मंत्रिमंडल में 20 से अधिक नए चेहरे शामिल हो सकते हैं। कुछ मंत्रियों को बाहर किया जा सकता है जिनका परफॉर्मेंस सही नहीं रहा है। कुछ मंत्री जिनके पास कई विभागों के प्रभार हैं, उनके प्रभार कम किए जा सकते हैं, उनके विभाग कम किए जा सकते हैं। इस लिहाज से कई और चेहरे भी आने वाले समय में सामने आ सकते हैं जिनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। जी चलिए कमलेश, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी जुड़ चुके हैं। रमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज पर आपका। लेकिन हम बात कर रहे हैं मोदी कैबिनेट को लेकर। अगले 2 से 3 दिन में मोदी कैबिनेट का विस्तार हो सकता है, लेकिन आज कुछ फेरबदल हमें देखने को मिले। 7 राज्यों में राज्यपाल नए बनाए गए। ऐसे में जो कैबिनेट मंत्री रहे थावरचंद गहलोत, उन्हें राज्यपाल बनाया गया ताकि किसी भी प्रकार का हमें जो स्थिति डगमगाती हुई दिखाई दे रही थी कि कुछ मंत्री नाराज हो सकते हैं, तो ऐसे में उन्हें अब राज्यपाल का पद दिया गया है। देखिए, मोटे तौर पर चूंकि 8-9 राज्यों में राज्यपाल के पद खाली पड़े हुए थे, मध्य प्रदेश में खाली पड़े हुए थे। लगभग 1.5 साल से जो प्रभारी उत्तर प्रदेश के राज्यपाल है वो मध्य प्रदेश को देख रहे थे, तो पद खाली पड़े हुए हैं। और जिन लोगों को भी राज्यपाल बनाया गया है, स्वाभाविक रूप से एक सार्वजनिक जीवन का उनका अनुभव रहा है, समाज सेवा का उनका अनुभव रहा है, और कहीं ना कहीं वो ऐसी राजनीति में भी ऐसी रहे हैं कि उनकी पहचान एक राष्ट्रीय रूप में, सक्रियता के रूप में उनकी रही है। तो इस नाते उनको लिया गया है। जहां तक कैबिनेट मंत्री का विस्तार का है, तो वैसे ही उसमें 22-24 तो पद खाली है, इसमें से ये 2-3 और इसमें से खाली हो जाएंगे। तो इस तरीके से चूंकि अभी जो संभावना दिख रही है वो 8 तारीख को 10:30 से 12 के बीच का समय सुनने में आ रहा है कि परसों 8 तारीख को 10:30 से 12 के बीच में नई कैबिनेट होगी। और उम्मीद आप की जा सकती है मध्य प्रदेश से अगर थावरचंद जी चले गए हैं तो कम से कम 2 या 3 लोग तो मध्य प्रदेश के स्थान मिल जाएगा, ये हमको मान करके चलना चाहिए। क्योंकि इससे पहले 2 लोगों की संभावना व्यक्त की जा रही थी, अब 1 पद खाली भी हो गया, तो कम से कम 2 तो हैं ही, तीसरा व्यक्ति भी हमारे यहाँ से मंत्रिमंडल में आ सकता है, ये संभावना भाग्यशाली जी प्रबल है। रमेश जी, क्या लगता है तीसरा नाम कौन सा होगा? क्योंकि अभी जो 2 नाम चल रहे हैं वो है ज्योतिरादित्य सिंधिया और सांसद राकेश सिंह, लेकिन कई समय से ये चर्चाएं हो रही थी कि कैलाश विजयवर्गीय को भी कैबिनेट में जगह मिल सकती है, क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय ने पश्चिम बंगाल में जो सीटें दिलाई है, कहीं न कहीं इसका श्रेय कैलाश विजयवर्गीय को जाता है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं, मध्य प्रदेश में एक पर एक बड़े बड़े कद्दावर नेता हैं। जो 2 नाम तो आपने राकेश सिंह जी का और ज्योतिरादित्य जी का आपने लिया है, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय का भी नाम हो सकता है, प्रभात झा का भी नाम हो सकता है, और भी बहुत सारे। मध्य प्रदेश में प्रतिभाओं की कमी कहाँ है? तो कुल मिलाकर के नाम तो कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन अब संभावना यही है कि 8 तारीख को अपन देखेंगे कौन कौन आ सकता है। रमेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए। कमलेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कमलेश, बात करें अब पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल में जहां 3 सीटें थी, वहीं अब कहीं न कहीं सीटें बढ़ी है, जिसमें एक बड़ा नाम शुभेंदु अधिकारी का है, जिन्होंने टीएमसी से इस्तीफा दिया। तो अब स्थिति ना बिगड़े और पश्चिम बंगाल में स्थिति को और सुधारा जाए, क्या लगता है शुभेंदु को वहां से मंत्री बनाया जाएगा? तो मेरा मानना है कि शुभेंदु अधिकारी को भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में ही रखने की कोशिश करेगी। अब आपने देखा होगा कि पूरे चुनाव के दौरान शुभेंदु अधिकारी ही रहे जो ममता बनर्जी पर आक्रामक रहे, और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की न केवल सीटें बढ़ी बल्कि शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को उनके गढ़ में ही पराजित किया। अभी 2 दिन पहले विधानसभा का सत्र आपने देखा कि विधानसभा के सत्र में जबरदस्त हंगामा हुआ, जबरदस्त घेराबंदी की गई। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा नेता चाहिए जो जन भावना के अनुरूप, अपने कार्यकर्ताओं की भावना के अनुरूप टीएमसी सरकार से लड़ाई लड़ सके, मोर्चा संभाल सके। खासकर जो चुनाव बाद की हिंसा का दौर शुरू हुआ है पश्चिम बंगाल में, उसके बाद वहां भय का माहौल है पश्चिम बंगाल के बीजेपी कार्यकर्ताओं में।
आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है, हिंसा के लिए टीएमसी सरकार को जिम्मेवार माना है। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने माना है कि पश्चिम बंगाल की सरकार ने चुनाव बाद हिंसा रोकने की कोशिश नहीं की। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी यही माना है कि वहाँ पर जो भी हिंसा हो रही है कहीं न कहीं उसको सरकारी संरक्षण है। मुझे नहीं लगता कि शुभेंदु अधिकारी जैसा दिग्गज नेता जो मोर्चा संभाल रहा है ममता बनर्जी के खिलाफ, उसको पश्चिम बंगाल से दिल्ली भेजा जा सकता है। हो सकता है कि और दूसरे चेहरों पर विचार किया जाए। और मेरा सवाल सीधे रमेश शर्मा जी से भी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, तमाम देश की राजनीतिक परिस्थिति उनको बेहतर जानकारी है, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या शुभेंदु अधिकारी केंद्र में आ सकते हैं या उनके स्थान पर किसी दूसरे चेहरे को स्थान दिया जा सकता है। रमेश जी, रूप से आप ठीक कह रहे हैं, शुभेंदु अधिकारी को मिल सकता है चांस वहां पर। और ये जो संभावना अभी है कि जो ज्यादातर नाम मिलेंगे वो बंगाल से 2 या 3 नाम हो सकते हैं, उत्तराखंड से हो सकते हैं, उत्तर प्रदेश से हो सकते हैं, पंजाब से हो सकते हैं। तो जिन 4-5 स्टेट में अगले वर्ष चुनाव है, उन राज्यों पर बहुत ध्यान दिया जा सकता है। और अभी जिस तरीके से आसाम में और बंगाल में जिन भी नेताओं की भूमिका रही है उनको अच्छे से स्थान मिल सकता है। बाकी मध्य प्रदेश का तो ठीक है कि अभी मध्य प्रदेश में समय है, तो बाकी आप ठीक कह रहे हैं, शुभेंदु अधिकारी हो सकते हैं और हो सकते हैं, ये हो सकता है। और दूसरा, कहीं ना कहीं जिस तरीके से अभी समस्या बिहार में आई है, तो बिहार से भी खासतौर से जेडीयू से कुछ ना कुछ व्यक्ति 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि इस वक्त जो मंत्रिमंडल का विस्तार होगा वो संतुलन की राजनीति पर होगा, संतुलन भाजपा के भीतर और संतुलन उनके मित्र और सहयोगी दलों के ऊपर। इन 2 चीजों पर ध्यान हो सकता है परसों। रमेश, लेकिन बात करें तो यूपी में भी अभी विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में वरुण गांधी का तो नाम चल ही रहा है, लेकिन जितिन प्रसाद जो कि कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए, उनका नाम भी ये कहा जा रहा था कि उन्हें कैबिनेट में जगह दी जा सकती है। देखिए, निश्चित रूप से जतिन प्रसाद को तो दी तो जा सकती है, लेकिन अभी उत्तर प्रदेश में जो कि सारे महत्वपूर्ण पद उत्तर प्रदेश के पास हैं, प्रतिरक्षा मंत्री भी वहीं से हैं, प्रधानमंत्री भी वहीं से हैं, कम से कम 6-8 लोग वहां से हैं। तो बहुत ज्यादा संख्या यूपी से होगी, इसकी संभावना कुछ कम है। 2-3 नाम ही वहां से हो सकते हैं। जी कमलेश, आपकी ओर रुख करूंगी। गुजरात की बात करें तो क्या गुजरात से भी कोई नाम सामने आ रहा है, क्योंकि वहां भी अभी स्थिति कहीं न कहीं डगमगाती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि चुनाव होने हैं कुछ महीनों। तो गुजरात से स्पष्ट तौर पे तो नाम सामने नहीं आए हैं, लेकिन माना ही जा रहा है कि जिन भी राज्यों में 2022 में चुनाव होने जा रहे हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो या गुजरात हो, वहाँ से नए चेहरों को शामिल किया जा सकता है। तो निश्चित तौर पर तय मान के चलिए कि 1 या 2 चेहरे तो गुजरात से हो सकते हैं, लेकिन अभी तक ये स्पष्ट नहीं आ रहा है कि उनमें से कौन से चेहरे होंगे जिनको मंत्रिमंडल में स्थान दिया जा सकता है। बात उत्तर प्रदेश की करें तो उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी के सामने संतुलन बनाने की चुनौती है कि जो उसके सहयोगी दल हैं उनको कैसे साध कर रखे, यही चुनौती बिहार में भी है। उत्तर प्रदेश में इसी लिहाज से अनुप्रिया पटेल का नाम सबसे आगे चल रहा है। अपना दल का वहाँ ओबीसी में बड़ा व्यापक प्रभाव है। अभी हाल ही में पंचायत चुनाव हुए तो अपना दल ने वहाँ पर अपनी ताकत भी दिखाई है। वो अमित शाह से मुलाकात भी कर चुकी हैं। तो उत्तर प्रदेश से अनुप्रिया पटेल का नाम लगभग कन्फर्म माना जा रहा है। वरुण गांधी जिस तरह आक्रामक रहे, उनकी आक्रामक छवि रही है, वरुण गांधी का नाम चल रहा है। रमाशंकर कठेरिया का नाम चल रहा है। अनिल जैन, रीता बहुगुणा जोशी और जफर इस्लाम के नाम की चर्चा भी उत्तर प्रदेश से है। बात बिहार की करें तो बिहार में भारतीय जनता पार्टी को एलजेपी और जेडीयू को साथ में रखना है, इस लिहाज से वहाँ जेडीयू से 2 या 3 नाम चल रहे हैं। उनमें राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पीपी सिंह और ललन सिंह। इसके साथ ही संतोष कुशवाहा का भी नाम चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी से पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी का भी नाम मंत्रिमंडल के लिए बिहार से चल रहा है। कमलेश, लेकिन बात करें एलजेपी की तो रामविलास पासवान के निधन के बाद पार्टी 2 गुटों में बढ़ गई है। एक भाई की बात करें तो पशुपति पारस, और दूसरे बेटे की यदि बात करें हम तो उसमें चिराग पासवान का है। तो अब ऐसा कहा जा रहा है कि पशुपति पारस को जगह दी जा सकती है मंत्रिमंडल में। लगभग कन्फर्म माना जा रहा है कि एलजेपी से सांसद पशुपति कुमार पारस का मंत्री बनना तय माना जा रहा है। जिस तरह उन्होंने बगावत कर पार्टी में और भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है। जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी के संबंध बीच में बिगड़ रहे थे चिराग पासवान की वजह से। भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि जो अगला लोकसभा चुनाव उसके पहले जो उसके सहयोगी दल हैं उनसे किसी भी तरह का मनमुटाव हो, उनसे संबंध बिगड़े। इस लिहाज से उनको तोहफे के तौर पर तय माना जा रहा है कि सांसद पशुपति कुमार पारस को मंत्रिमंडल में स्थान मिलेगा ही। लेकिन कमलेश, इतने सारे नाम जब कैबिनेट मंत्री के लिए सामने आ रहे हैं और मंत्री सिर्फ 20 ही बनना है, तो क्या लगता है जब 20 मंत्रियों को बनाया जाएगा तो क्या दूसरे मंत्री भी रूठेंगे? क्योंकि नाम तो बहुत सारे इस लिस्ट में शामिल है और सभी को अपेक्षा है कि वे मंत्री बनाए जाएंगे।
बाकी सर, जैसा कि रमेश शर्मा जी ने बताया कि मोदी मंत्रिमंडल में अभी भी लगभग 20 मंत्रियों की जगह खाली है। इसके साथ ही पीएम मोदी लगातार संगठन की समीक्षा, भारतीय जनता पार्टी संगठन की समीक्षा कर रहा है। पीएम मोदी सरकार की समीक्षा कर रहे हैं, मंत्रियों का परफॉर्मेंस आंका जा रहा है। ये माना जा रहा है कि कई मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है, जिनका कामकाज ठीक नहीं रहा है, उनको संगठन में भेजा जा सकता है, उनकी छुट्टी की जा सकती है, उनके स्थान पर नए चेहरों को शामिल किया जा सकता है। इसी समीकरण के आधार पर मंत्रिमंडल का संतुलन बनेगा और कहा जा रहा है कि 20 से ज्यादा नए मंत्रिमंडल में शामिल किए जा सकते हैं। कुछ मंत्री ऐसे हैं जिनके पास कई प्रभार हैं, नरेंद्र सिंह तोमर मंत्री, उनके पास कई विभागों के प्रभार हैं, इनसे विभाग लेके नए मंत्रियों को दिए जा सकते हैं। नहीं कहा जा सकता कि जो मौजूदा मंत्री हैं उन पर कोई असंतोष इससे फैलेगा। लेकिन कमलेश, बात करें हम तो बहुत से ऐसे मंत्री हैं जिन्हें ये कहा जा रहा है कि मंत्री बनाया जाएगा, तो क्या अब उन्हें कोई और पद दिया जाएगा? क्योंकि अगर नाराज होते हैं मंत्री तो कहीं न कहीं आने वाले चुनाव में इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है बीजेपी को। भारतीय जनता पार्टी संगठन की बात करें तो वहाँ इस तरह की बातें बहुत ज्यादा मायने नहीं रखती हैं, क्योंकि जो वरिष्ठ नेता हैं, थावर चंद गहलोत जैसे जो वरिष्ठ नेता थे, उनको राज्यपाल का पद दिया गया है। सांसदों के बारे में उनको कौन से पद देकर संतुष्ट किया जा सकता है, ऐसी कोई व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी में है नहीं। जो मंत्री है उनको संगठन में ही स्थान दिया जा सकता है, महासचिव का प्रभाव दिया जा सकता है, जिन लोगों को हटाया जा सकता है, अगर वरिष्ठ मंत्री हैं उनको एडजस्ट किया जा सकता है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी में कभी ऐसी चीज दिखती नहीं है कि असंतोष का स्वर उभरे या कि पार्टी के खिलाफ कोई आवाज उठाए। भारतीय जनता पार्टी अनुशासित और पार्टी मानी जाती है और माना जाता है कि वहाँ इस तरह की बगावत और विद्रोह की स्थितियां निर्मित नहीं होती हैं। कमलेश, बात करें तो क्या लगता है ज्योतिरादित्य सिंधिया कैबिनेट में जा रहे हैं, ये तो पूरा 100% लगभग तय माना जा रहा है कि उन्हें कैबिनेट में जगह मिलेगी, रेलवे का विभाग उन्हें दिया जा सकता है। बाकी विभागों की बात करें, बाकी मंत्रियों की बात करें तो किन्हें कौन सा विभाग दिया जा सकता है? विभागों के बारे में बाकी तो कुछ भी स्पष्ट अभी तक नहीं कहा जा सकता है। जो अब मंत्रिमंडल के विभाग इस आधार पर तय होंगे कि किन मंत्रियों की छुट्टी की जाती है। कई मंत्री हैं, परफॉर्मेंस मंत्रियों का आंका गया है। अभी आपने देखा होगा कि पिछले दिनों पीएम मोदी ने बैठक की थी, जिसके बाद चर्चा थी कि अपने मंत्रियों की कामकाज की समीक्षा करेंगे। अनुभव और योग्यता देखी जाती है, किस क्षेत्र से मंत्रियों का अनुभव है, इस आधार पर विभागों का बंटवारा होता है। तो फिलहाल इस संबंध में बिल्कुल कुछ नहीं कहा जा सकता कि किन मंत्रियों को कौन सा विभाग दिया जा सकता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में जरूर चर्चा है कि वो उनकी खुद की चाहत है कि रेल मंत्रालय उनको मिले। ज्योतिरादित्य सिंधिया का भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह कद बढ़ा है, मध्य प्रदेश में तख्ता पलट कर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाई है। व्यापक जनाधार उनका है, बड़ा 22 मंत्री उनके अगुवाई में पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आ गए थे। माना जा रहा है कि उनकी मंशा जो विभाग ज्योतिरादित्य सिंधिया चाहेंगे उसको नकारना इतना आसान नहीं होगा। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में जरूर स्पष्ट कहा जा सकता है कि उनको रेल मंत्रालय अगर वो चाहेंगे तो मिल सकता है। अच्छा कमलेश, एक और बात इन सब में कि ये कहा जा रहा था कि कैलाश विजयवर्गीय को भी मंत्री बनाया जा सकता है। ऐसे में यदि उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया तो क्या लगता है किसी और पद देकर उन्हें संतुष्ट किया जाएगा? क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय की बात करें तो अभी जो चुनाव हुए उसमें एक बड़ा हाथ कैलाश विजयवर्गीय का रहा था, जो सीटें बड़ी है। कैलाश विजयवर्गीय का पश्चिम बंगाल चुनाव में बड़ा योगदान था। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव है वो। कैलाश विजयवर्गीय का जो कद है, जो ओहदा है, तो ऐसा लगता नहीं कि राज्य स्तर पर वो उनको किसी पद देकर संतुष्ट किया जा सकता है। वो मंत्रिमंडल में उनको जगह मिल सकती है। देखना यह है, मंत्रिमंडल में जब किसी भी चेहरे का चयन होता है तो तमाम परिस्थितियां देखी जाती हैं। उस राज्य के मुख्यमंत्री की भी सलाह अहम होती है। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों इस तरह की बातें मध्य प्रदेश की राजनीति में देखी गई। अब उस आधार पर कैलाश विजयवर्गीय का नाम कैसे आगे बढ़ता है, मुख्यमंत्री की सहमति होती है, संगठन के दूसरे नेताओं की कैसे सहमति होती है, उस आधार पर कुछ भी कहा जा सकता है। लेकिन क्योंकि वो पहले से राष्ट्रीय महासचिव के पद पर हैं, हो सकता है कि पश्चिम बंगाल की जगह जिन 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं उनके अनुभव को देखकर हरियाणा के भी प्रभारी रहे हैं और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में उनका कहा जा रहा है कि बड़ा योगदान था। पश्चिम बंगाल में उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया, 3 से 73 सीटें दिलवाई। तो ये हो सकता है कि उनके अनुभव का फायदा उठाए भारतीय जनता पार्टी। उत्तर प्रदेश या गुजरात, उत्तराखंड जैसे जो बड़े राज्य जहाँ भारतीय जनता पार्टी को अपनी सरकार बनानी है, दोबारा सरकार बनानी है, वहाँ उनके अनुभव का इस्तेमाल किया जा सकता है, वहाँ का प्रभारी उनको बनाया जा सकता है। चलिए कमलेश, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें, मोदी कैबिनेट का विस्तार अगले 2 से 3 दिन में हो सकता है। 20 मंत्री बनाए जाएंगे, 53 मंत्री फिलहाल है। ऐसे में जो चर्चाओं के बाजार में सबसे बड़ा नाम है ज्योतिरादित्य सिंधिया। वहीं बात करें तो सांसद राकेश सिंह का भी नाम, भूपेंद्र यादव, अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल, इन सबके नाम
मोदी कैबिनेट के लिए सामने आ रहे हैं। अब देखते हैं 20 मंत्रियों में किन्हें कौन सा पद दिया जाता है। तो फिलहाल चर्चा में इतना ही, जल्दी लौटेंगे, तब तक बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। नमस्कार।